हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीवेपा में। देखिएगा, आज हम लोग करने वाले हैं आपका, ठीक है। देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं आपका विज्ञान का जो क्लास नंबर है 25 है ना। कितने नंबर का? तो 25 नंबर का क्लास करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। और आज से हमारी क्लासेज जो है कंटिन्यू आएंगी और आपके ये जो है प्रयोगशाला परिचारक भर्ती, रेलवे स्पेशल है ना, क्योंकि रेलवे से याद रखिए यहाँ का वेटेज बहुत ज़्यादा है। टेक्नीशियन में लगभग 30 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है ना। टेक्नीशियन में कितना है? 25 25 50 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे ग्रुप डी में भी यही वेटेज है, लगभग 30-40 नंबर का वेटेज रहता है। साथ ही जो रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम है, ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट, यहाँ भी है ना, प्री में लगभग 12 से 15 नंबर का और इतनी मेंस में 15 से 20 नंबर का, ठीक है। तो इसका वेटेज काफ़ी अच्छा है। और देखिएगा, ये जो हमारी विज्ञान की क्लासेस आपके जितने भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, जितने भी एग्जाम होते हैं जहाँ से विज्ञान का प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर सीजी प्रयोगशाला परिचारक के लिए, रेलवे के लिए, सीजी व्यापम के, सीजीपीएससी के लिए, ठीक है। हमारी क्लासेस जब तक एंड हो जाएंगी, ठीक है, तब तक उसके बाद आपको किसी भी दूसरे क्लास को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये सारे एग्जाम को मैं क्या कर आराम से यहाँ पे कवर कर दूंगा, ठीक है। इन सारे एग्जाम को मैं क्या करूंगा, तो आराम से कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन के लेवल को भी टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है। ये जो है आपका पहला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि सहसंयोजी यौगिक, पेन का कलर कौन सा रखें? यही रखें क्या? चलो। सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुणधर्म जो है प्रदर्शित नहीं करता, ये आपको बताने हैं, ठीक है। बेसिकली देखिए, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जो सहसंयोजी यौगिक होता है उसका जो गुणधर्म कौन सा नहीं है, ये आपको बताएं। ए, विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। बी, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। सी, सामान्यतः आयन नहीं बनाते। डी, ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते। तो देखिएगा, इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं, है ना। क्या? तो कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं। तो सहसंयोजी यौगिक के गुणधर्म में कौन नहीं आता है? तो ये है कि कार्बनिक विलायक में ये विलय नहीं होती है। ऑप्शन डी में आपके पास दिया हुआ है। अब सहसंयोजी यौगिक के जो गुण धर्म है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि सहसंयोजी यौगिक जो है विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, है ना। सहसंयोजी यौगिक जो है विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। साथ ही सहसंयोजी यौगिक जो है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके बनते हैं, है ना। सहसंयोजी यौगिक जो है इलेक्ट्रॉनों की क्या तो साझेदारी करके बनते हैं। और सहसंयोजी आयन नहीं बनाते, है ना। सहसंयोजी यौगिक जो है क्या तो आयन नहीं बनाते। ये तीनों गुणधर्म जो है इसके क्या है तो सही है, ठीक है। वैसे कौन सा गुणधर्म गलत है? तो ये कि कार्बनिक विलय में विलय नहीं होते, जबकि कार्बनिक विलायक में ये क्या होते हैं? विलय होते हैं, है ना। कार्बनिक विलायक में सहसंयोजी यौगिक जो है क्या होते हैं? तो विलय हो जाते हैं, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आपका अगला प्रश्न है। अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पढ़िएगा, नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल सहसंयोजी आबंधों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताने हैं, ठीक है। ए 3, बी 2, सी 1, डी 4। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा 3, ठीक है। नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल सहसंयोजी आबंधों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है, ठीक है। देखिएगा, ये नाइट्रोजन N2, ठीक है, ये कैसा होता है? ये नाइट्रोजन है, ठीक है, एक नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन तो N2 हो गया। और इनके बंध जो सहसंयोजी बंध होता है ये कितना होता है? तो ट्रिपल बंधन होता है। कैसा होता है? तो ट्रिपल बंधन होता है, ठीक है, ट्रिपल बंधन होता है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। इसीलिए इसको ट्रिपल सहसंयोजक बंधन भी कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको ट्रिपल सहसंयोजक, ठीक है, ट्रिपल सहसंयोजक बंधन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। साथ में N2 का अगर इसका परमाणु क्रमांक आप देखेंगे तो नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। कितना होता है? 7 होता है। तो पहले को उसमें दो है ना, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं।
दूसरे कोष में कितना 8 इलेक्ट्रॉन भरता है, लेकिन यहाँ पे 2 पहले आ गया है तो 5 उसके बाद आएगा। ठीक है, 5 उसके बाद आएगा। तो इसका जो सबसे भारी कोष है, ठीक है, इसके सब जो भारी कोष है, इसमें अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? तो 3। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? तो 3, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? तो 3। तो यही पूछा गया है कि सहसंयोजी आबंधों की संख्या कितनी होगी, तो ये इसका संयोजकता है एक तरफ से, है ना। एक तरफ से पूछ के आ रहा है, उसकी संयोजकता पर पूछ रहे हैं। ये इसकी क्या है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना। या ऐसा कहें कि इसके बाहरी कोष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 5। और इसको अपने संयोजकता पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? तो 3। ठीक है, कितनी? तो 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, ऑप्शन ए, है ना, 3। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक, इसमें पूछा गया आपसे कि निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है। ठीक है, कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है ये आपको बताने हैं। ए CaCl2, बी NaCl, सी MgCl2 और डी CO2। तो देखिएगा, इसमें से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब आयनिक यौगिक क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके का रासायनिक यौगिक देख पाएंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार का रासायनिक यौगिक, यौगिक मतलब दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है ना। यौगिक मतलब दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। तो रासायनिक यौगिक ये क्या करते हैं? आयनिक बंधन बनाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? आयनिक बंधन बनाते हैं। ठीक है, जितने भी जो रासायनिक यौगिक है, ठीक है, ऐसे रासायनिक यौगिक जो क्या करते हैं? आयनिक, ठीक है, बंधन बनाते हैं, या ऐसा कहें आयनिक बंधों से जुड़कर एक संरचना बनाते हैं। ठीक, आयनिक बंधन से जुड़कर एक संरचना बनाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? संरचना बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? आयनिक यौगिक। ठीक है, यही क्या कहलाता है? तो आयनिक यौगिक कहलाता है। सिंपल सिंपल शब्दों में ऐसा समझिए, ठीक है, कि रासायनिक यौगिक में अगर आयन, ठीक है, रासायनिक यौगिक में आयन जो है आयनिक बंधनों के द्वारा, ठीक है, एक ऐसी संरचना बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। जैसे कि देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, अब ये दो, एक सोडियम है एक क्लोराइड है ना। ठीक है, एक सोडियम है एक क्लोरीन है। यहाँ क्या हो गया? दो यौगिक हो गया। तो ये क्या होता है? सोडियम हमेशा प्लस आयन रहता है और क्लोरीन क्या रहता है? माइनस आयन लेता है। तो यही आयन की बात हो रही है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2। तो कैल्शियम क्या करता है? प्लस आयन लेता है, और क्लोरीन जो है क्या लेता है? तो माइनस आयन लेता है ना। क्या लेता है? तो माइनस आयन लेता है। उसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम प्लस आयन रखता है और क्लोरीन जो है माइनस आयन कैरी करता है। बस इसी के बारे में बात हुई। लेकिन कार्बन ऑक्साइड में CO2 में, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें कोई भी आयन ये कैरी नहीं करते। ये पूछा गया था आयनिक क्योंकि कौन सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। खाया खाया देखिए, अब इस प्रश्न में आपसे बोला गया है कि नाइट्रोजन के अणुओं में क्या होता है ये आपको बताने हैं, है ना। नाइट्रोजन के अणु में क्या होता है ये आपको क्या करना है? तो बताने हैं। ए, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच आयनिक बंध बनता है। बी, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच एकल बंध बनता है। सी, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच दो बंध बनता है। डी, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच तीसरा बंध बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो, ठीक है, इस प्रश्न को थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच क्या होता है? तीसरा बंध बनता है। देखिए, नाइट्रोजन का कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? तो N2 से। एक नाइट्रोजन ये हो गया, एक नाइट्रोजन ए हो गया। इनके बीच जो बंधन बनता है वो 3 बॉन्ड का बनता है। ठीक है, कितने बीच का बंधन, कितने बॉन्ड का बनता है? ट्रिपल बॉन्ड का बनता है। ठीक है, और नाइट्रोजन के बारे में मैंने क्या बताया? परमाणु क्रमांक क्या होता है? 7 होता है। तो पहले कोष में कितना, दो परमाणु मैक्सिमम भर सकता है, दूसरे में कितना भर सकता है? 8। लेकिन इसके पास कितना है? 7 है, तो 2 यहाँ आ गया, तो 5 ये टोटल हो गया। ठीक है, तो बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। लेकिन अगर इसको अष्टक पूरा करना रहेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 3। ठीक है, तो यही 3 बंधन इसीलिए क्या करता है? ट्रिपल बॉन्ड ये बनाता है। नाइट्रोजन के बारे में अगर आप देखेंगे तो क्या है, याद रखना कि अधातु है। ठीक है, नाइट्रोजन के बारे में क्या है याद रखना कि अधातु है। साथ ही आवर्त सारणी में 15वें, ठीक, आवर्त सारणी में 15वें समूह का तत्व है ना। आवर्त सारणी में क्या, तो 15वें समूह का तत्व है।
साथ ही नाइट्रोजन के बारे में क्या याद रखना है कि ये रंगहीन है ना, कलरलेस है। साथ ही इसमें किसी भी प्रकार का गंध नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या है, तो ये गंधहीन भी है। ठीक है, क्या है, रंगहीन है, गंधहीन है ना, साथ ही स्वादहीन है। और याद रखिएगा, ठीक है, नाइट्रोजन के बारे में और क्या याद रखना है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, ये भी आपको याद रखना है, लगभग कितना, तो 78%। ठीक है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है कौन सा, तो ये जो है आपका नाइट्रोजन, लगभग 78% के आसपास, 78 है कि 71, चलो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, और इसकी खोज, अगर कोई पूछा जाए कि नाइट्रोजन की खोज किसने की, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन का खोज जो है, इनका नाम है डेनियल रदरफोर्ड। ठीक है, नाइट्रोजन की खोज डेनियल रदरफोर्ड जी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1772 ईस्वी में, है ना, 1772 ईस्वी में। देखिए, इस प्रश्न में हम लोगों ने देखा क्या कि नाइट्रोजन के अणुओं में क्या होता है, नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच तीरा बंद होता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया। उसके बाद इसका हम लोग परमाणु क्रमांक 7 देखे, 2 और 5 अष्टक पूरा करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अगर ये ऐसा कहें तो इसकी संयोजकता क्या होती है, 3 होती है। नाइट्रोजन क्या है, अधातु है और आवर्त सारणी 15वें तत्व, 15वें समूह का तत्व है। ठीक है, नाइट्रोजन के बारे में क्या याद रखना है, रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला ये क्या है, धातु है ना, या ऐसा कह सकते हैं, गैस भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसकी खोज जो है, नाइट्रोजन की खोज डेनियल रदरफोर्ड द्वारा किया गया 1772 ईस्वी में। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, ये आपका अगला प्रश्न है, और इसमें आपसे पूछा गया है कि आयनिक यौगिकों के गुण धर्म के बारे में इनमें कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। आयनिक यौगिक के बारे में जो चीजें गलत है उसको आपको बताना है। आयनिक यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करे जाने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। ऑप्शन है बी। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ठीक, विद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः जल में विलय होते हैं और पेट्रोल में अविलय। डी, धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच दुर्बल आकर्षण बल होने का वजह से आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। ठीक है, आयनिक यौगिक क्या होते हैं, तो ठोस होते हैं। देखिए, इन सभी चीजों को पढ़ने के बाद, ठीक है, आपको एक चीज पता चलेगा। ठीक है, एक मिनट, चलिए देखिए, यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ये होगा कि कौन सा कथन गलत है ये बताने हैं ना, हमें जो गलत है वो बताने हैं, सही वाले नहीं बताने हैं। तो ये है आपका ऑप्शन डी आ जाएगा, धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच दुर्बल आकर्षण बल होने की वजह से आणिक यौगिक ठोस होते हैं। ठीक है, ये आपका देखिए, ये आपका क्या है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसके बारे में देखिए, आणिक यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं। ठीक है, चुचुरा टाइप के होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, ये सही है। और दाब आरोपित करने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठीक, तो आयनिक यौगिक सामान्यतः कैसे होते हैं, भंगुर होते हैं और दाब आरोपित किए जाने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक जो है क्या होते हैं, तो उच्च होते हैं, ये एकदम सही है ना। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक क्या है, उच्च होते हैं। साथ ही विद्युत संयोजी सामान्यतः जल में विलय होते हैं। ठीक, जो आयनिक यौगिक है ये याद रखिएगा, प्लस आयन और माइनस आयन। माइनस आयन आपके एनोड की तरफ जाता है ना, और प्लस आयन आपके कैथोड की तरफ मूव करता है, यही है आयनिक यौगिक। ये प्लस आयन और माइनस आयन, तो यही बोला गया कि विद्युत संयोजी यौगिक। ठीक है, प्लस माइनस आपको किस में दिखता है, विद्युत वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है ना। तो विद्युत यौगिक सामान्यतः जल में विलय हो जाती है, ये जल में विलय होते हैं लेकिन पेट्रोल में अविलय होते हैं। ये आपसे पूछा गया, ये भी क्या है आपका सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच दुर्बल आकर्षण बल होने की वजह से अत्यधिक, है ना, आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। ये आपका इस प्रश्न का सही उत्तर, हमें गलत बताने थे। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है ना, ये आपका अगला प्रश्न है, और इसमें आपसे पूछा गया है, ठीक है, इनमें से किन दो तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, आपको बताने हैं। ऑप्शन ए, एफ और सी एल। बी, एन और सी हाइड्रोजन और हीलियम। डी, बी और बी आर। ठीक है, तो हमें जो फ्लोरीन क्लोरीन नाइट्रोजन कार्बन है ना, इन सभी तत्वों को वो बताने हैं जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है।
संयोजी इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या है कि इनके अष्टक पूरा करने के लिए, ठीक है, अष्टक पूरा करने के लिए बाहरी कोश में जितनी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है, या तो ग्रहण करने में या जितनी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है त्याग करने में, वही उसका क्या कहलाता है, तो संयोजकता कहलाता है। और जो अंतिम इसके आखिरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, आखिरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन जितना भी होता है उसको क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई यहाँ पे। ठीक है, इतनी चीजें यहाँ पे क्लियर हुई। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे एफ है आपका क्या है, तो फ्लोरीन है। एफ क्या है तो याद रखिएगा फ्लोरीन है। और सी क्या हो तो याद रखिएगा यहाँ पे क्लोरीन है ना। एफ जो है क्या है तो फ्लोरीन है, और सी जो है क्या है तो क्लोरीन है। तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या देखने को मिलती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको समान देखने को मिलती है। ठीक, फ्लोरीन और क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, आपको समान देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका परमाणु क्रमांक आप लोग याद रखना। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। उसी तरह नाइट्रोजन और कार्बन, ठीक है, N7C6 है। हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम है। बी और ब्रोमीन है। ठीक है, चलिए देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। ये जो है आपका क्या, तो अगला प्रश्न है, और इसमें आपसे पूछा गया है कि ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बतानी है। ए 4, बी 5, सी 2, डी 3। तो याद रखिएगा ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब जी पूछे कितना होता है, 4। देखिए इसको आप मान सकते हैं किससे, कार्बन से। कार्बन क्या होता है, C6 होता है। और इसके पहले कोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और उसके बाद वाले कोष में मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन का भर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कार्बन का प्रूफ है ना। ग्रेफाइट जो है क्या होता है, कार्बन का प्रूफ होता है। ठीक, ग्रेफाइट क्या होता है तो याद रखिएगा कार्बन का प्रूफ होता है। ठीक है, कार्बन का प्रूफ होता है। तो इसको हम लोग कार्बन के ही जो इलेक्ट्रॉन है उसी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग रखते हैं। तो C6 में क्या होता है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है और उसके बाद वाले कोष में 4। तो जो अंतिम कोष या सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ये कितना होता है, 4। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या, तो आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। चलिए, और साथ में ग्रेफाइट के बारे में और कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट के बारे में और मैंने क्या बताया आपको कि कार्बन का प्रूफ होता है। साथ ही इसका उपयोग जो है पेंसिल की पेंसिल की लीड बनाने में किया जाता है ना। पेंसिल की लीड बनाने या कहें लेड बनाने में किया जाता है। मशीनों में, बड़े बड़े मशीनों में स्नेहक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, बड़े बड़े मशीनों में स्नेहक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ताकि न्यूक्लियर रिएक्टर में, है ना, साथ ही न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक, न्यूक्लियर रिएक्टर में याद रखिएगा इसको मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको मंदक के रूप में, मशीनों में स्नेहक के रूप में, और पेंसिल की लीड या लीड बनाने में। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, NH4। ये इस तरीके से बंद रहेगा 2SO4। ये है अमोनियम सल्फेट। और अमोनियम सल्फेट के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं ये आपको बताने हैं। देखिए ये दो सभी के लिए है। मतलब जैसे नाइट्रोजन है तो ये दो किसके लिए है, नाइट्रोजन के लिए 2 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 2 यहाँ हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी 4 है, 2 का गुणा इसमें करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे सल्फर जो है कितना है, 1 है ना, इसके साथ कुछ है नहीं, तो 1 का गुणा इसके साथ करोगे तो 1 हो गया। और उसी के बाद ऑक्सीजन कितना है, तो ये 4 है, और इसको 1 के साथ 4 का गुणा करो 4। देखिए 8 और 2 10, 10 से 11 और 11 4 15। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्न में कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है, ये हमें बताने हैं, है ना। सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है, हमें बताने हैं। ए सहसंयोजक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, या गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है।
ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक होता है। मतलब ऊष्मा और विद्युत में ये क्या होता है, ठीक है, ये बहुत अच्छे से चल नहीं पाता है ना, एकदम कमजोर चालक होता है। जल में अविलय, जल में ये घुलता नहीं, जबकि जो कार्बनिक विलायक होते हैं उसमें घुल जाता है। ठीक है, कार्बनिक विलायक होता है उसमें घुल जाता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा उच्च गलनांक और क्वथनांक। ये जो है ससंयोजी यौगिक के गुणधर्म नहीं है ना। तो ससंयोजी यौगिक के बारे में क्या याद रखना है कि जो ससंयोजक, ठीक है, ससंयोजक आबंध युक्त, ठीक, ससंयोजी आबंध युक्त यौगिकों को, ठीक है, ससंयोजक आबंध युक्त जो यौगिक होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा ससंयोजी यौगिक कहते हैं। अब ससंयोजी यौगिक के बारे में क्या याद रखिएगा कि इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होता है, निम्न होता है ना। ससंयोजी यौगिक के बारे में क्या याद रखना है कि गलनांक और क्वथनांक जो है क्या होता है, निम्न होता है। साथ ही ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक होता है, या ऐसा कहें कुचालक होता है। ठीक है, साथ ही ससंयोजी यौगिक जो ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, दुर्बल चालक होता है, या ऐसा कहें कुचालक होता है। ठीक है, और ये जो है जल में विलय नहीं है, मतलब अविलय, घुलता नहीं है ना। ससंयोजी यौगिक जो है जल में घुलता नहीं है, जबकि जो कार्बनिक विलायक होते हैं, जिसमें ऐसे विलायक जिसमें कार्बन होता है, उपस्थित होता है, उसमें क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा उच्च गलनांक व क्वथनांक ये नहीं होता, यही आपको इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, आज से हमारी क्लासेस डेली आएंगी है ना। आज से हमारी क्लासेस जो है याद रखिएगा डेली बेसिस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, आज से हमारी क्लासेस जो है डेली बेसिस में आएगा। आपको साइंस को लेकर टेंशन नहीं लेने हैं। ठीक है, यहाँ से मैं आपका परिचारक, ठीक है, यहाँ से मैं आपका परिचारक, ठीक, यहाँ से मैं आपका परिचारक हो गया। रेलवे के जितने एग्जाम हो गए, और साथ ही सीजीपीएससी और सीजी व्यापम, सीजीपीएससी और सीजी व्यापम, यहाँ से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे ये हमारी क्लास से कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपको इसका टेंशन नहीं लेना है। चलिए ठीक है, आज के क्लास में इतना ही रखता हूँ, पढ़ते रहिए।